बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई रौरमन का स्वागत हमेशा रहेला और रही। तो देखो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए चलू हम रौरमन के दिखाते कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग राज्य के मछली पालकों को देता है कई प्रकार की सुविधाएं। सूकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों की सुविधा एवं विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले में ही किसानों द्वारा विभाग की सहायता से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसानों को तालाब तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मत्स्य कृषकों का बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सूकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सूकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा, विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा, विकास मक्का 2 ये खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद है कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों की डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से फैलने की आशंका है, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य।
अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन कृषि समाचार में रोमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में जान ली। अखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के बाद घुर के आवा थी और रोमन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद एक बार रोरम के फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज की जो जानकारी है रबी मौसम में सब्जी फसल कर देखभाल और उकर प्रबंधन कर बारे में। ये तो जरूरी है, हर किसान भाई बहन मन के जानना जरूरी है कि रबी कर मौसम में सब्जी फसल का जो देखभाल है और उकर प्रबंधन कर बारे में। तो चलो हम सीधे चला थी रोरम के फीचर कर माध्यम से जानकारी दिवा थी। खरीफ फसल के बाद किसान साथी रबी क्रॉप की बुआई में लग जाते हैं। रबी सीजन में गेहूं चना की खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती भी खूब की जाती है, क्योंकि सब्जी की खेती से कम खर्च में बम्पर मुनाफा कमाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान इन सब्जियों की बुआई करना शुरू कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर रबी सीजन में किस तरह की सब्जियों की फसल का चयन करें ताकि आपको
अधिक से अधिक मुनाफा हो जाए। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रधान डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रबी मौसम में सब्जियों का चुनाव एवं प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाई बहन मन। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर रबी मौसम में सब्जियों की चुनाव की बात आए तो हमारे किसान भाई कौन कौन से सब्जी की चुनाव करें। जी हाँ, रबी मौसम सब्जियों के मामले में सबसे बेहतरीन वर्ष भर का मौसम होता है। इसी कारण से सबसे कम आप दाम यदि हरी सब्जियों का देखेंगे तो जनवरी महीने में होता है। इसलिए रबी मौसम में फसलों का चुनाव, चूँकि दाम कम हो रहा है, इसलिए किसान के हिसाब से तो वो उससे तो लाभ चाहिए। लाभ के हिसाब से उनको ऐसे सब्जियों की खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट रखना चाहिए जो कि ज़्यादा कीमत दे सकें। हाँ, ज़्यादा कीमत दे सकते हैं और इससे किसान भाइयों को लाभ ज़्यादा मिलेगा। ऐसे में किसान भाई फसलों में चुनाव करने चलते हैं तो रबी में तो सभी सब्जियों की जितनी फसलें हैं सभी होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कीमत वाली जैसे कि ब्रोकली के वो चुनाव करें, ब्रोकली करते हैं तो उनको ज़्यादा कीमत मिलेगा। इसी तरह से लेट्यूस का चुनाव करें सलाद के फसल के रूप में। ये गाजर मूली का दाम कम मिलता है लेकिन वो कम दिन में हो जाते हैं, इसलिए उनको अपना जो फसल दो फसलों के बीच का जो समय होता है उसमें वो यदि 1 महीने का गैप हो तो उसमें 1 महीने में जो गाजर और मूली हो सकता है वैसी किस्मों को वो लगा करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही साथ वर्ष में एक बार अपने खेतों पर कोई ना कोई इनको दलहनी फसल लगाना चाहिए। तो दलहनी फसल में सब्जियों में भी बहुत सारी दलहनी फसल है, जैसे ये सीजन दलहनी फसल के रूप में मटर के लिए विख्यात है। इनके अलावे में सब्जियों में आप सोयाबीन सब्जी होता है उसकी भी आप खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई सेम जो कि इस क्षेत्र का एक प्रमुख दलहनी फसल है और कम समय में और अच्छा कीमत देता है, उनका वो खेती करके अच्छा लाभ लगा सकते हैं। कोई फसल लगाए उसमें ध्यान दें किस्म पर, किस्म कितने दिन के है, कोई रोग ग्रसित या होने वाली है या नहीं है, उसके प्रति रोगरोधी है या नहीं है, इस तरह बातों को ध्यान देकर के वो फसल का चुनाव करें। प्रमुख तो ये चीज़ है। चुकंदर, शलगम, फूलगोभी, टमाटर, काली सरसों के बीज, मूली, पालक, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, मटर, धनिया, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको आप इस वक्त अपने खेतों में लगा सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी हो सकती है। अब रबी में बारिश ख़त्म हो चुकी है, इसलिए सिंचाई की भी सुविधा कम होगी किसानों के पास में, तो इनको उस समय में कम पानी में कौन फसल हो सकती है इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर ये लत्तर वाली अगर फसल लगाते हैं, लत्तर वाली में इनको कम पानी लगेगा, तो वैसे या दलहनी फसल की सब्जी लगाएंगे तो उसमें कम पानी लगेगा, तो इस बात को लगेगा। लेकिन वही अगर ये बैगन टमाटर या आलू लगाते हैं तो उसमें उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ये किसान भाइयों के बीच एक प्रमुखता से बात एक दिग्भ्रमित करने वाली है कि आलू जो है सो ज़्यादा पानी लेता है, जबकि आलू को अगर आप बैगन से या टमाटर से कंपेरिजन करेंगे तो कम पानी में हो जाता है। आलू को अगर 2 पानी से 3 पानी उपलब्ध हो जाता है तो आलू कुछ ना कुछ उत्पादन दे करके जाता है। लेकिन वहीं पर आ जाए ये सब बैगन टमाटर की, तो बैगन टमाटर 2 पानी 3 पानी में कोई खास उनको प्रॉफिट नहीं दे सकता है। तो इसलिए फसलों को चुनाव करते समय इन बातों का किसान भाई ध्यान दें। कृषि जानकार कहते हैं कि खेती किसानी अनिश्चितताओं का काम है, जहां कभी मौसम की मार तो कभी कीट रोग लगने से पूरी फसल खराब हो जाती है। वैसे तो देश भर में मिट्टी और जलवायु के अनुसार ही खेती की जाती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों के कारण फसलों में नुकसान होता है। दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर आता है जो कि उनको नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति 30 किलो प्रति हेक्टेयर से कर देगी, जिसके लिए कि इनको रासायनिक खाद नहीं अपने खेतों में डालना पड़ेगा। रासायनिक खाद नहीं डालना पड़ेगा तो उसका पैसा भी बचेगा एक तरफ, दूसरी तरफ रासायनिक खाद जब आप खेतों में प्रयोग करते हैं उसके लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ भी आपको एक बचत हो जा रही है। दलहनी फसल यदि लगाते हैं तो उनमें यह भी फ़ायदा है। अब रही बात कि हर फसल में जो रोग और कीड़े लगते हैं वो पर्टिकुलर समय में आता है। जैसे कि मटर है, मटर में आप जो झुलसा रोग होता है वो आगात मटर में नहीं होता है, तो अगर आगात मटर लेकर के वो निकल जाते हैं तो उनको उस बीमारी के रोकथाम के लिए नहीं
कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ बाजार में दाम भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन पिछात जो मटर की खेती होती है, जो कि फरवरी मार्च में जाकर के जनवरी से टूटना आरंभ होता है और वो होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि किसान भाई की फरवरी आधा फरवरी बीत जाने के बाद में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है कि उसमें पाउडर मिल्ड्यू पूरा भरा रहता है पूरे खेत में, और उससे उनका फसल नष्ट भी होता है और जो उत्पाद होता है उसको जब बाजार में लेकर आते हैं उनको कीमत भी कम मिलता है। तो इन बातों को किसान भाई अपने चुनाव करते समय जरूर ध्यान दें। और ये चीज़ प्रबंधन में भी आ जाती है इनको कि प्रबंधन के लिए अगर आप यही मटर में अगर पिछात मटर लगाते हैं तो उसमें ऐसे किस्मों का चुनाव करें जिसमें कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रोगरोधी किस्म हो, या फिर पाउडरी मिल्ड्यू को रोकथाम के लिए पहले से ही वे अपनी व्यवस्था रखें और उपचारित करें। कृषि जानकार कहते हैं कि सब्जियों के फसलों में सबसे अधिक कीड़ों और रोगों का प्रभाव होता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कीट और रोगों से अपनी फसल को बचाया जा सके। चूंकि ठंड का मौसम है, इस वजह से पाला पड़ने की भी संभावना हमेशा बनी रहती है। झारखंड के लिए देखिएगा बैक्टीरियल विल्ट जो है वो एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया है बैगन और टमाटर के लिए। किसान भाइयों का खेत चूँकि जो किसान एक बार बैगन में या टमाटर में अपनी विशिष्टता पहचान लेता है और उस खेती बहुत अच्छा से कर पाता है तो उसी को बार बार खेती करना चाहता है। इससे उनको क्या होता है कि वो एक बार रोग आया, रोग के जो परजीवी हैं वो कम क्षेत्र में है, लेकिन वो बाद में आने वाले समय वो बढ़ते चले जाते, जनसंख्या उनकी बढ़ती चले जाती है, तो आने समय में वो फिर वो टमाटर और बैगन की खेती कर नहीं पाते हैं। और अगर ऐसे किसान भाई किसी को समस्या है अपने खेतों में तो उनको मेरी तरफ सलाह रहेगी कि बैगन, टमाटर, आलू, मिर्च जिस खेत में ये बैक्टीरियल विल्ट आया, चाहे बैगन हो या टमाटर, उस खेत में कम से कम 5 साल तक के लिए आप खेती न करें। ऐसे कंडीशन में किसानों के साथ समस्या खड़ी होती है कि उनका फिर आजीविका बर्बाद हो जाता है। उसके लिए मेरा सलाह रहेगा कि ठीक है, बैगन टमाटर आप भूल जाइए, अब कोई हर्ज नहीं है, आप वहाँ पर दलहनी फसल में जैसे कि आप फ्रेंच बीन का खेती कीजिए। फ्रेंच बीन सालों भर किसी भी खेत पर खेती होती है और इसमें समस्याएं भी कीट रोग का बहुत ही कम है। और फ्रेंच बीन एक ऐसा फसल है जिसका कि दाम बाजार में सालों भर प्रायः एक समान 30-40 रुपये किलो के आसपास में रहता है, तो उनका आप वो लाभ उठा सकते हैं। वो दलहनी फसल है तो दलहनी फसल में जो खेतों में वो जो पिछली बार लगाया हुआ दलहनी फसल जो खाद छोड़कर जो आने वाले समय दूसरे फसलों को भी खाद के रूप में मिलेगा, जो कि नाइट्रोजन हवा से लेकर वो फिक्स करता है अपने जड़ों में, तो इसका भी उनको लाभ मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरियल विल्ट से पीड़ित जो किसान हैं अपने खेतों के लिए वो दलहनी फसलों का चुनाव करें और खासकर बरबटी का या फिर सेम। चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी को, और आज की जानकारी बहुत सुंदर, हर किसान भाई बहन मन के जानना बहुत जरूरी है। ये जानकारी है किसान उत्पादन संगठन कर नीति और प्रक्रिया के बारे में। जे किसान भाई बहन मन से जुड़ल है उन तो जानत है, जे मन नहीं जुड़ल है उनके जानना बहुत जरूरी है। तो जाने ले हम चला थे सीधे हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनका से बातचीत करा थी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में हैं और हमारे साथ है यहाँ के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत कुमार लाल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किसान उत्पादक संगठनों के लिए कौन कौन सी नीति है और उसकी प्रक्रिया क्या है। आइए जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई के लिए जो उत्पादक संगठन बने हैं उसके लिए कौन कौन सी नीति बने हुए हैं। किसान भाइयों जोहार। ये किसान उत्पादक संगठन ये आज का जो है बहुत ही ज्वलंत ये शीर्षक चला आ रहा है, क्योंकि देखा गया है कि किसान जो है, हमारे किसान जो हैं हमारे राज्य में झारखंड में खासकर बहुत छोटे छोटे किसान होते हैं और उनको उनका जो प्रोडक्ट जो होता है जो वो उपजाते हैं वो बहुत कम मात्रा में उपजाते हैं, जिससे कि उनका जो उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसीलिए इसके संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा एक नीति बनाई गई है जिसके तहत पूरे देश में 10,000 से ज़्यादा कृषक उत्पादक संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें दुमका जिला भी एक इसमें शामिल है। इसके तहत क्या है, किसानों का एक बृहद समूह बनाया जाता है जिसमें कम से कम 300 किसान होने चाहिए या उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। और सभी किसानों जो संगठन में शामिल होते हैं, ये संगठन जो होता है एक उद्देश्य, इसका उद्देश्य एक उद्देश्य होता है जिसमें कि उनको आर्थिक रूप से उसको लाभ हो, उसकी आर्थिक उन्नति के लिए ही इसकी बनाया जाता है। इसमें और दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसमें एक चीज़ क्या है कि जो भी किसान इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको एक सदस्यता शुल्क
जो मिनिमम 10 रुपया है वो जमा करना पड़ता है, और उनका अंशदान जिसको हम शेयर मनी कहते हैं वो करीब मिनिमम 100 रुपया है, जो कि यहाँ पे सहकारी विभाग के द्वारा तय किया गया है। ये जमा करके वो किसान जो है वो इस संगठन में शामिल हो सकते हैं। खासकर कृषक उत्पादक संगठन जो है ये प्रखंड स्तर पे बनाया जाता है, जैसे प्रखंड स्तर पे बनाया जाता है, जिसमें कि प्रखंड के सभी किसान शामिल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी गांव किसी भी पंचायत के हो सकते हैं। इसके लिए जो है भारत सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद की नीति अपनाई गई है, कि मतलब उसी जिला में एक उत्पाद को हम लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं जो किसानों के लिए अच्छी बात है, उसमें उपजा कर। जैसे दुमका जिला के लिए यहाँ पे एक उत्पाद के रूप में बरबट्टी और सब्जी चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जितने भी पहाड़िया जनजाति के हैं या जो जंगलों में रहते हैं, यहाँ पे बरबट्टी की खेती बहुत ही विस्तृत पैमाना पे करते हैं, और उस बरबट्टी का जो है जो इंडिजिनियस बरबट्टी हमारा जो है उसका कोई बहुत अच्छा मूल्य उनको नहीं मिल पाता है, बाहर से व्यापारी आके उसको बहुत सस्ते मूल्य में ले जाते हैं। तो इसी को लेके भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे ये इसके लिए किया गया है। इसमें एक बात और किसान भाई ध्यान देने की बात है कि ये जो है आपकी मर्जी पे ये है कि जब आप चाहें इसमें रह सकते हैं, जब आपको नहीं चाहें आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है कि एक बार आप इसमें आ गए इसी में आपको रहना है। हाँ, सदस्यता शुल्क तो उसमें जमा हो जाता है, लेकिन जब भी आप जाइएगा आपका जो अंशदान है शेयर मनी है वो आपको वापस हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है जैसे महिलाएं स्वयं सहायता समूह ग्रुप बनाती है, इसी का एक बृहद रूप है। और इस तरह का संगठन बनाने के बाद इसका जो है एक प्रक्रिया क्या है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, इसका पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण आप यहाँ पे जिला सहकारिता विभाग जो है उसके अंतर्गत इसका पंजीकरण होता है। वो पंजीकरण एक बार उसमें पंजीकरण शुल्क लगता है और वो पंजीकरण वहाँ करा लिया जाता है। पंजीकरण कराने के बाद उसके पहले क्या है कि बैठक करके हर जैसे कि समूह में करते हैं, ग्रुप में करते हैं, उसी तरह इसके भी अध्यक्ष चुने जाते हैं, इसके भी सचिव चुने जाते हैं, इसके भी कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं, और एक जो है गवर्निंग बॉडी बनता है, शासकीय निकाय बनाया जाता है सभी मेंबरों का। इसके बाद क्या है एक जिला स्तर पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनती है, जिसमें जिले के अलग अलग विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं, और उसका अध्यक्ष उपायुक्त जिला का उपायुक्त होते हैं, और उसके ऊपर एक जो है राज्य स्तर पर भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसमें भी अलग अलग विभाग के सचिव उसमें होते हैं। तो ये एक मुख्य प्रक्रिया है जिसके तहत ये संगठन बनाया जाता है और इसके तहत इसका ये कार्य होता है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर कि इससे हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से लाभ मिल पाएगा? देखिए किसान भाई, इसमें क्या है ये लाभ की बात, जैसे कि इसमें संगठन आप बनाए, इसमें आप अपना अंशदान दिए, और इसमें है क्या कि इसके तहत जो है एक सीईओ और एक अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। और उसका जो है उसको एक मानदेय उसमें उसका दिया हुआ है, वो मानदेय उसको दिया जाता है। और इसमें सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है, सरकार की तरफ से करीब 18-20 लाख का पर उसका उसमें अंशदान दिया जाता है 3 साल के लिए, कि जिससे कि वो जो है जो ग्रुप बना सहकारी जो हमारा संगठन वाला वो सुचारू रूप से काम 3 साल के लिए उसको दिया गया है। उसके बाद वो अपने खर्चे पे वो आगे कंटिन्यू करेगा। जहाँ तक किसान भाइयों को लाभ की बात है, इसमें क्या है जैसे ग्रुप में जैसे मान लीजिए कि एक उत्पाद बरबट्टी का जो उत्पादन हमारे पहाड़िया भाई लोग करते हैं, तो अगर बरबट्टी का हम जो जैसे छोटे छोटे उसको हम लोग एक जगह जमा कर लिए और उस संगठन के माध्यम से हम उसको बाहर उसको हम बेचें, तो बाहर बेचे तो क्या उसमें हमको ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा इनकम आएगा, तो वो उसका अंशदान जैसे आके जो उसके जितने थे उसको किसान को दे सकते हैं। तो जो मूल्य जो उनको गांव में उस जंगल में उनको नहीं मिल पाता था, उससे उनको ज़्यादा बाहर बेच के संगठन के रूप में बाहर बेचेंगे, बाहर होगा। अगर हमारा उत्पाद ज़्यादा होगा तो बाहर के व्यापारी भी अपने गाड़ी लेके हमारे गाँव पे आएंगे लेने के लिए, लेकिन कम उत्पाद में कोई व्यापारी बाहर से आ नहीं पाता है। इस तरह उनका जो है आर्थिक रूप से उनकी उन्नति की जाती है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग क्या है कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग को खरीदना होता है तो हम लोग जो है खुदरा व्यापारी के यहाँ जाते हैं, जिससे कि उसका मूल्य ज़्यादा होता है। लेकिन जब हमारा संगठन, हमारे किसान भाइयों का संगठन विस्तृत बड़ा होगा, तो वो आवश्यकताएं एक जमा करके जो उत्पादक
जो हमारा है, अगर हम सीधे उत्पादक यहाँ से सामान ला के हम अपने सदस्यों को देंगे तो उसकी जो है कीमत है वो कम हो जाएगी, जिससे कि लागत हमारा उत्पादन का लागत जो होगा वो कम हो जाएगा, और उत्पादन का लागत कम हो जाएगा और हम मेरा जो उत्पाद होगा वो अधिक मूल्य पे बिकेगा, तो हमारा जो आर्थिक फायदा होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखो किसान भाई बहन मन, आज के जो दुई जानकारी रहे दुइयों कैसे लाग बे सही नहीं। अरे भाई सेले तुम रोड के कहीं ला के अगर रोड कोई जानकारी है या हमें कोई जानकारी चाहे तो पता के लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। इजाज़त लेवे कर आगे जानकारी और देवे के है। बहुत किसान भाई बहन मन कहें ना कि देखो रौरत जे ई दिन प्रोग्राम दिली दिन के कार्यक्रम देखे नहीं पाली छूट गलक हमके परेशानी होते हैं। तो किसान भाई बहन मन परेशानी कर बात न खे रौरे मन अपन मोबाइल कर यूट्यूब में जाए के जानकारी पा सकीला और के बढ़िया से तैयारी करके अपन खेती बाड़ी गृहस्थी कर सकीला है नहीं। तो आज रौर इजाज़त दो मकील यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ, तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।